साथियों, बड़े बुजुर्ग हमेशा कह के गए हैं कि अगर किसी समाज को खत्म करना है तो उसका इतिहास मिटा दो, उसको इसके इतिहास से दूर कर दो। आजाद भारत में जब हम बात करते हैं विकास की और सामाजिक बदलाव की, तो दलित समाज और खास तौर से दलित आंदोलन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दलित समाज को लेकर भले ही कितनी बातें आपने सुनी हो, लेकिन अगर इतिहास की बात करें, वर्तमान की बात करें और भविष्य की बात करें, तो दलित समाज एक ऐसा सब्जेक्ट है शायद जिस पर जितना कहा जाए और जितना सुना जाए, बल्कि जितना समझा जाए वो कम है। बेहद मार्मिक, बेहद दर्दनाक और बेहद खूबसूरत और बेहद उज्जवल, ये तमाम चीजें एक अगर सब्जेक्ट में समोई जा सकते हैं तो वो है दलित समाज। यानी अगर आप इतिहास से बात करें, वर्तमान से बात करें और भविष्य से बात करें, तो एक ऐसे सब्जेक्ट से आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूं जो शायद आपका सब्जेक्ट तो ना हो, लेकिन भारत के रिफ्लेक्शन को अगर आपको देखना है तो इस सब्जेक्ट को आपको समझना होगा। यूं तो आप जानते हैं कि चाहे इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, बात करें अगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीन चीजों पर पूरी ग्रामर टिकी होती है। और इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे भारत के विकास की, भारत के राजनीतिक बदलाव की और सामाजिक आंदोलन की, तो दलित समाज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर किसी समाज को कुछ सीखना है और अगर देश की जनता को कुछ सीखना है तो इस सब्जेक्ट को आप गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। और बेहद माफी के साथ मैं खास तौर से उन तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा, कोई खामी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने मशवरे से हमको आगाह करें ताकि हम अपने बात में सुधार कर सकें और बेहतरी की बात कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आवाज और मजबूती से हम उठा सकें। बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। दलित समाज के इतिहास की अगर आप बात करें तो यकीनन बेहद दर्दनाक है, बेहद संघर्षपूर्ण है और बेहद कहीं ना कहीं उस सामाजिक उत्पीड़न का रिफ्लेक्शन है जो कि इस समाज ने सामूहिक तौर पर बल्कि बहुत लंबे समय तक झेला। आजादी से पहले की बात हो या फिर उसके बाद कुछ समय की बात हो, लेकिन उस इतिहास को अगर आप ना चर्चा करें तो ये पूरा सब्जेक्ट पूरा भले ही ना हो, लेकिन आज हम उस इतिहास की बात करेंगे जो आपने पढ़ा है और जिसको संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तौर पर लोग जानते हैं। ये वो इतिहास है जिसके बगैर दलित समाज का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारे इतिहास के बारे में जाने। आप जानते हैं ना वो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? मैं सभी युवाओं से बोलता हूं, साथियों, बड़े बुजुर्ग हमेशा कह के गए हैं कि अगर किसी समाज को खत्म करना है तो उसका इतिहास मिटा दो, उसको इसके इतिहास से दूर कर दो। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में बाबा साहब का इतिहास है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो आज हम जानते हैं कि हमारी ताकत, हमारी शक्ति क्या है। ये लोग आपको आपके इतिहास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दोबारा से वही गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर अगर बात करें तो तीनों सब्जेक्ट यहां पर, तीनों जो काल हैं वो समोए जा सकते हैं। यानी इतिहास, वर्तमान और भविष्य, एक नाम के अंदर तीनों चीजें समोए जाना अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। अगर दलित इतिहास की बात करें तो संघर्ष, परेशानी, उत्पीड़न और कहीं ना कहीं उपेक्षा, लेकिन उसी इतिहास के दौरान बाबा साहब का जन्म होना और उनका संघर्ष किया जाना और एक ऐसे क्षितिज पर अपने आप को चमकता हुआ सितारा बल्कि सूरज साबित करना जहां पर अंधकार ही अंधकार था, ये केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ही एक तरह से कमाल का असर है। उन्होंने न सिर्फ संविधान लिखा बल्कि उन्होंने दलित समाज को एक ऐसी रोशनी दी जो कि कहीं ना कहीं बेहद रोशन है, बेहद महत्वपूर्ण है और उसका अनुसरण पूरा समाज अगर करे तो यकीनन जो सही मायनों में बदलाव की बात की जाती है वो देखा जा सकता है। बात हम जो कर रहे थे बहुत शॉर्ट में आपको मैं बता दूं, इतिहास की बात करेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वर्तमान की बात करेंगे तो बहुत हाल ही में मान्यवर काशीराम जी, हालांकि वो भी इतिहास हो गए हैं लेकिन बहुत ताजा इतिहास है।
लेकिन वर्तमान की अगर आप बात करेंगे तो दो नाम आपको बिल्कुल कहीं भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, बहन कुमारी मायावती और आकाश आनंद। हालांकि दलित आंदोलन में आप बाबू जगजीवन राम का भी जिक्र कर सकते हैं और अठवाले साहब का भी जिक्र कर सकते हैं, और आप आज के दौर में वर्तमान में चंद्रशेखर रावण का भी जिक्र कर सकते हैं। लेकिन दलित समाज के अगर बाहुल जिसे कहना चाहिए सोच के साथ जुड़े हुए लोग हैं तो मान्यवर काशीराम, जिन्होंने दलित समाज को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए एक ऐसी राजनीतिक दिशा दी, एक ऐसा राजनीतिक समीकरण दिया, बल्कि कहा जाए सोशल इंजीनियरिंग दी, जिसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक उपेक्षित समाज मजबूत राजनीतिक घटक बनकर रह गया। यानी मान्यवर काशीराम ने राजनीतिक क्षितिज पर दलित समाज को एक ऐसी पहचान और एक ऐसी पगडंडी से रूबरू कराया जो कि भविष्य को निर्धारण करते हुए और वर्तमान को कहीं ना कहीं सुरक्षित करते हुए देखा जा सकता है। इसी कड़ी में अगर बात करेंगे बहन कुमारी मायावती की, तो उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा जो हालांकि वर्तमान तो है लेकिन आने वाले समय में वो एक इतिहास होगा, गौरवशाली इतिहास होगा। और भविष्य की बात करें तो वर्तमान के साथ साथ आकाश आनंद बीएसपी का वर्तमान भी है और दलित राजनीति और दलित आंदोलन का भविष्य भी है। इन चार नामों को लेकर अगर इस बात को कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से एक ऐसी रोशनी की शुरुआत हुई, मान्यवर काशीराम से होते हुए उसने राजनीतिक रूप इख्तियार किया और मायावती जी ने उसको एक ऐसी स्टीयरिंग जिसे कहना चाहिए संभाला कि वो पगडंडी पर और जो राजपथ है जिसे कहना चाहिए उस पर दौड़ने लगे। 4 बार वो एक सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही और आज उन्होंने जो अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी है आकाश आनंद जी को, वो अपने आप में एक भविष्य के तौर पर दलित राजनीति में देखा जा सकता है। मैं सबसे पहले आपको आकाश आनंद के वो तेवर दिखाता हूं जिसकी वजह से मुझे आज ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि दलित राजनीति का ये शायद उज्जवल भविष्य है। क्या इस स्वतंत्र भारत में, बाबा साहब के भारत में, क्या हमको उनकी जयंती बनाने का हक नहीं है क्या? अगर कोई आपसे वो हक छीने तो उसकी क्या सोच है, आप ही बताइए। कैसी सोच है उसकी अगर वो बाबा साहब की जयंती नहीं बनाने देना चाहता? जी हां, मायावती जी के पाठशाला के पढ़े हुए उनके भतीजे आकाश आनंद, तेवर वही है जो कथित तौर पर कहा जाता है तिलक तराजू और तलवार इनके जूते मारो चार वाली जो कथित शैली थी, उसी के अंदाज में उन्होंने न सिर्फ बुलडोजर को चैलेंज किया और कई ऐसे सवाल उठाए जो कि उनके तेवरों को कहीं ना कहीं समाज से रूबरू कराते हैं। आप एक बार ये वाला बयान जरूर सुनिए और आपको समझ में आएगा कि ये भविष्य है या नहीं और ये विरासत को आगे बढ़ाने वाली सोच है या नहीं। आकाश आनंद को जरूर सुनिए। ये लोग गर्व करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है जब इनको लोग बोलते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है। इन मूर्खों को पूछो कि अगर बुलडोजर की सरकार से चीजें टूटती हैं तो तुम्हें वहां सत्ता में बिठाने का काम इस जनता ने जो किया था यहाँ पे इस प्रदेश को बनाने के लिए किया था, ना कि तोड़ने के लिए। इन लोगों में इतनी भी समझ नहीं कि बुलडोजर का सरकार का किताब लेके गर्व की बात नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है कि जो तुम पे ये पूरी आवाम ये आरोप लगा रही है कि तुम बुलडोजर की सरकार हो। जब केंद्र की सरकार में भाजपा आसीन हुई थी तो केंद्र की सरकार पे 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 2024 में ये 58,60,000 करोड़ का कर्जा बढ़कर आज 152 लाख करोड़ हो चुका है। इतनी ही अच्छी इनकी फाइनेंशियल नॉलेज है, इतना ही अच्छा इनका बिजनेस सेंस है। ये इंडिया को भारत देश में एक लार्जेस्ट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। अगर कर्जे पे चौड़ना है तो भाई साहब हमें ऐसी सरकार और ऐसा चौड़ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को रोजगार मिले, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे घर में पैसा लेके आए और बोले कि माँ तेरे को बाहर सरकार के फ्री खाने राशन की स्कीम पे जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए कमा सकता हूं।
हालांकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये बीएसपी की मार्केटिंग तो नहीं है, लेकिन ये दलित राजनीति का एक ऐसा परिचय है जिसको शायद समझना बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव 2024 रनिंग में है। 2 चरण हो चुके हैं, 5 चरण बचे हुए हैं और बीएसपी उस गठबंधन से अलग है जिसको कहा जाता है कि वो गठबंधन इंडिया अलायंस बना, उससे मायावती जी अलग हैं, बीएसपी अलग है। इस वजह से यह समझ में आता है कि आखिर क्या वजह है, क्या दमखम है जिसकी वजह से मायावती इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो उस गठबंधन में नहीं गई जहां के लोग सरवाइव करने के नाम पर इकट्ठे हो रहे थे। हालांकि सामने भी कम बड़ा गठबंधन नहीं है, एनडीए। वहां पर नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के लास्ट मोमेंट से तलाक लेकर इधर गए और पिछले लगभग 2 चरणों से वो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, कहीं कोई चर्चा नहीं है। और उनका भी वही हाल हुआ जो कि जयंत चौधरी का, यानी कहीं ना कहीं उनको एक लिमिट में बांध दिया गया। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी डीटीसी के बारे में कहा जाता था कि बसों की लिमिट होती थी स्पीड की, कितना ही तेज दौड़ा ले ड्राइवर लेकिन एक स्पीड से ज्यादा वो नहीं बढ़ सकती थी। ऐसे ही ये 2 नेता ऐसे हैं जिनकी लिमिट बांध दी गई है। लेकिन मायावती जी ने बाकायदा उस अलायंस से न सिर्फ दूरी बनाई बल्कि एक ऐसी दूरी बनाई जिसको पूरे देश ने महसूस किया। आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से मायावती इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उनको लग रहा था कि मैं अगर यहां भी नहीं गई तो मैं सरवाइव कर लूंगी। हालांकि 2 चरणों में बहुत अच्छे नतीजे नहीं आ रहे, बहुत अच्छे एक तरह से परिणाम आने की लोग उम्मीद नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं और मायावती जी का जो एक रिजीम है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो असर नहीं दिखा पा रहा। लेकिन संभावनाओं की अगर बात करें, दलित उनका बेस वोट और उसमें अगर माइनॉरिटी और अदर्स जुड़ जाते हैं, सर्व समाज जुड़ जाता है, तो यकीनन वो एक ऐसा भविष्य है जो कि लोकतंत्र के अंदर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर एक राजनीतिक एक तरह से फैक्टर के तौर पर सामने आ सकता है। आखिर क्या वजह रही कि इन 2 चरणों में वो असर नहीं दिखा और आने वाले 5 चरणों में क्या उम्मीद है, जिसको लेकर शायद बसपा के रणनीतिकारों को सोचना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भविष्य की बात कर रहे थे हम, वर्तमान के साथ भविष्य जुड़ा होने की बात कर रहे थे। मायावती जी का वर्तमान, आकाश आनंद का वर्तमान और आकाश आनंद का भविष्य, ये अपने आप में एक ऐसा फैक्टर है जो कि भारतीय राजनीति में बड़े फैक्टर के तौर पर देखा जा सकता है। दलित वोट बैंक अगर आकाश आनंद के नेतृत्व में कहीं ना कहीं मोबिलाइज होके और दोबारा से उत्साहित होके खड़ा हो जाता है, हालांकि वो जुड़ा हुआ अभी भी बीएसपी के साथ है, लेकिन कभी कभी वो जब अदर्स वोट नहीं मिलते तो वो छिटक कर इधर चला जाता है। आकाश आनंद के नेतृत्व में अगर दलित वोट मजबूती से खड़ा होता है और अदर्स वहां जुड़ जाते हैं तो यकीनन आने वाले 5 चरणों में कुछ ना कुछ ऐसे नतीजे हो सकते हैं जो कि शायद चौंकाने वाले हों। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुस्लिम और खासतौर से माइनॉरिटी अभी तक बीएसपी के साथ क्यों नहीं जुड़ा। यह सवाल लोगों के मन में तो है, लेकिन शायद बीएसपी के भी मन में होना चाहिए। बीएसपी हाईकमान के मन में यह सवाल जरूर होना चाहिए कि आखिर इन 2 चरणों में क्या वजह रही कि माइनॉरिटी इतनी शिद्दत के साथ बीएसपी के साथ नहीं जुड़ा जितनी की उम्मीद की जा रही थी। दरअसल सबसे बड़ा इसका कारण एक यह है, भले ही बीएसपी ने पिछले अपने इतिहास में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को एक तरह से नेतृत्व दिया, उनको एक पहचान दी, चाहे वो राजा गजनफर अली की बात करें, उनको मंत्री पद तक पहुंचाया, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की बात करें जो कि सेकंड मायावती कहलाते थे, सेकंड मुख्यमंत्री कहलाते थे, चाहे बाबू मुनकाद अली की बात करें, ये तमाम वो लोग थे जिनको न सिर्फ मुस्लिम्स को और माइनॉरिटीज को जोड़ने के लिए और उनको कहीं ना कहीं अपने साथ मिलाने के लिए बीएसपी ने और बीएसपी हाईकमान ने बड़े बड़े पद दिए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी। ये भले ही शून्य से लेकर ऊपर तक पहुंच गए हों, लेकिन शायद ये मुस्लिम समाज को जोड़ने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे, ऐसा खुद बीएसपी के लोगों का मानना है। आज भी स्थिति यह है कि टिकट बांटने को लेकर, टिकट को एक तरह से कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने तक तो लोग सीमित हैं, लेकिन संगठन में कहीं ना कहीं मुस्लिम नेतृत्व को जोड़ने में कुछ लोग अभी भी नाकाम नजर आ रहे हैं, ऐसा खुद बीएसपी के लोग मानते हैं। अगर आज भी बीएसपी, खासतौर से बीएसपी हाईकमान माइनॉरिटी को ये बात बताने में कामयाब रहती है कि उनके लिए बीएसपी ने कोशिश की और जो ये कहा जाता है कि बी टीम के तौर पर बीएसपी काम करती है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो कि बहुत आसानी से किया जाता है। इसके जवाब में अगर बीएसपी ये बताए कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग
संजय सेठ को जिताने के लिए अपने ही कैंडिडेट के बजाय बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करते हैं और हाईकमान मूक दर्शक बना रहता है। और अगर 2019 की बात करें या 2014 की बात करें तो 5 सीटें सिर्फ यादव परिवार की और खासतौर से मुलायम सिंह ब्रदर्स एंड सन्स की आती हैं, बाकी सब हार जाते हैं। तो ये बी टीम नहीं कहलाते। लेकिन जिस पार्टी ने कभी भी बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, ये अलग बात है कि समर्थन लेकर सरकार जरूर बनाई लेकिन समर्थन नहीं दिया, वो बी टीम प्रचारित कर दी जाती है। ये कहीं ना कहीं बीएसपी के हाईकमान की और खासतौर से बीएसपी के डिफेंडरों की नाकामी नजर आती है। खासतौर से जबकि आज भी अगर देखें तो भले ही कांग्रेस के ज्यादातर नेता पेंडुलम की तरह कभी बीजेपी में जाते हैं, फिर कांग्रेस में आ जाते हैं, फिर बीजेपी में जाने की बात करते हैं, एक नहीं दो नहीं दर्जनों लोग, लेकिन वो बी टीम या बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आते। बाबरी मस्जिद के पूरे इश्यू पर अगर आप देखें बीजेपी का और कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल सेम था। दोनों ने माइनॉरिटी के साथ वो धोखा किया जो कि कहीं ना कहीं उजागर हो चुका है। एक पार्टी ने नमाज बंद करी, मूर्तियां रखवाई और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के साथ धोखा किया और मस्जिद को शहीद किया। दूसरी पार्टी ने उसी के नाम पर राजनीति की और अपने आप को स्थापित किया। दोनों के कृत्य कहीं अलग नहीं है लेकिन वो एक दूसरे की बी टीम नहीं कहलाती। अगर बात करें और लोगों की भी, खास तौर से उस सूरत में जबकि सभी के चेहरे लगभग उजागर हो चुके हैं, लेकिन आज बीएसपी का जो वर्तमान है उसको अगर अपना भविष्य संवारना है, खास तौर से दलित समाज के भविष्य के तौर पर अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीतिक तौर पर स्थापित करना है, तो उसको ये सोचना होगा कि केवल दलित वोट बैंक के आधार पर वो राष्ट्रीय पार्टी या फिर अपने आप को स्थापित करने में शायद नाकाम रहेगी। अगर बीएसपी को अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर, खास तौर से लोगों के स्तर पर, खास तौर से संसद तक पहुंचाने की कोशिश करनी है और आने वाले 5 जो चरण बचे हुए हैं उन चरणों में जो पोल होना है उसमें अपने आप को स्थापित करना है, कुछ इतनी सीटें लानी है जो कि बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाए और एक भविष्य के तौर पर स्थापित हो सके। तो उसे यकीनन सर्व समाज के वोटों पर भी ध्यान देना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि माइनॉरिटी, खासतौर से मुस्लिम समाज को एक जुड़ाव के तहत और एक मैसेज के तहत ये दिखाना होगा कि बीएसपी बी टीम नहीं बल्कि खुद अपने आप में टीम है और वो आंख से आंख मिलाकर जैसे दलित समाज के सम्मान के लिए दलित समाज को खड़े होने की क्षमता दे सकता है, आज अगर वो किसी समाज को ताकत दे सकता है तो ये बीएसपी में दम है। ये अलग बात है कि एंटी मार्केटिंग बहुत ज्यादा हुई है। हमारा सब्जेक्ट इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य था, लेकिन इसमें कुछ चीजें और भी ऐड हो गई। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम सतत अपने वीडियोस बनाएंगे, आपको इससे रूबरू कराएंगे। आपके मशवरों की हमें जरूरत है। उन मशवरों से हम इन बातों को आगे भी बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे इस सब्जेक्ट पर और भी बात करें और भी आपसे इंटरेक्शन करें, खासतौर से उस सूरत में जबकि आज हर दल अपने आप को सेकुलर भी कहता है और बीजेपी के अगेंस्ट मुस्लिम समाज को खासतौर से मोबिलाइज करके अपना उल्लू भी सीधा करता है। ऐसे में ये जरूर जानना होगा कि आखिर सबसे बड़ा हमदर्द या सबसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म कहां पर है, जहां पर बहुजन समाज, दलित और खास तौर से वो लोग जो कि संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, उनका भविष्य कहां सुरक्षित है। लेकिन जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस सब्जेक्ट पर अपने मशवरे और अपने कमेंट्स हमको जरूर भेजिए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।